बाय बाय ईवीएम बैलेट पेपर का स्वागत है। जी हां, कर्नाटक में अब निकाय चुनाव में ईवीएम को बाय बाय कहने का फैसला हो गया है। यानी अब यहां मशीन के माध्यम से वोटिंग नहीं होगी, लोग मतपत्रों का इस्तेमाल करके वोट डालेंगे। समझने वाली बात यह है कि जब से कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार ने, उसकी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है और राज्य आयोग के अधिकारियों ने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है, बीजेपी के कई नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें पाषाण काल में लेकर जाना चाहती है, यानी आधुनिकता से दूर करना चाहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप और बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ आ रही हैं तथा कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं उसे तो समझेंगे ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बन गया है। यानी कांग्रेस कर्नाटक में जाके एक्सपेरिमेंट करती है, रिसर्च करती है और उसका प्रैक्टिकल बिहार में हो रहा है, जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। वोट चोरी के मामले में लड़ाई छेड़ने और लड़ाई को लेकर कर्नाटक सच में सेंटर बन गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से वोट चोरी के मामले को उठाने और वोट चोरों को पकड़ने, उनका पर्दाफाश करने का खेल कर्नाटक से ही होगा। यहाँ ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने को लेकर जो बातें सामने आई हैं, इसका परिणाम कितना बड़ा और दूरगामी है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में ईवीएम को लेकर किन किन देशों ने कैसा रुख अपनाया, कितने देशों में मशीन का प्रयोग होता है, कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने इस मशीन को छुआ तक नहीं और कितने ऐसे हैं जिन्होंने छूकर फेंक दिया। दुनिया की अदालतों ने मशीन को लेकर क्या कहा और सब कुछ विस्तार से देखेंगे। इंटरनेशनल खबरों का एनालिसिस भी करेंगे और जब दुनिया भर के देशों की संख्या देखिएगा ना तो होश ही उड़ जाएगा कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और हम किस दुनिया में रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वोट चोरी का मुद्दा अब अलग ही लेवल पर जाने वाला है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का ऐलान किया और फिर कर्नाटक में फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हाइड्रोजन बम भी तैयार कर रखा है, मगर हाइड्रोजन बम से पहले ही कर्नाटक में ये जो हुआ है, ये केंचुआ और गुजराती जोड़ी कोई जमीन को उखाड़ सकता है। ऐसी चर्चा क्यों है, विस्तार से समझेंगे। उधर बिहार में गजब हो गया। आम जनता कह रही है कि है केंचुआ, ध्यान से सुन लो, या तो अपनी गड़बड़ी को सुधारो या फिर हम वोट नहीं देंगे और तुम खुद ही अपना वोट डाल के जिसकी सरकार चाहे बनवा लो। अब बिहार के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी देखेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, भूलिएगा मत। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलुरु में नगर पार्षदों का चुनाव साल 2015 में हुआ था, यानी काफी लंबा समय गुजर गया है और अब अगले साल की शुरुआत में होने वाला है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत 5 नए नगर निगमों के लिए वहां की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ईवीएम की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त GS संग्रेसी ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार देने का भी फैसला किया है। इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 नवंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने और 30 नवंबर तक वार्डवार आरक्षण तय करने का निर्देश दिया है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। संग्रेसी ने बताया कि हमारे पास जो ईवीएम मशीनें हैं वो 15 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा पुरानी है। चुनाव आयोग ने हमें इन मशीनों को नष्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त का कहना है कि बैलेट पेपर पर वापस आना हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। ग्राम पंचायतों के चुनाव में अभी भी मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, दोनों में मतदाता लगभग समान होते हैं, इसलिए वोटर को बैलेट पेपर के बारे में जानकारी होती है। चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा कि ईवीएम से बैलेट पेपर पर आना यानी स्विच करना कोई गलत नहीं है, ये तो संवैधानिक है, यानी इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है जिस पर सवाल खड़ा किया जा सके। उधर भाजपा क्या कह रही है, जरा उसको भी सुन लीजिए। इसके बाद पूरी दुनिया की कहानी ईवीएम को लेकर क्या है उसे देखेंगे। बीजेपी के लोग इस फैसले की खूब आलोचना कर रहे हैं। कर्नाटक भाजपा ने शुक्रवार को एक बयान में दावा किया कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न करके बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला लेकर कर्नाटक की सरकार ने स्वीकार किया है कि वो चुनावी धोखाधड़ी के माध्यम से ही राज्य की सत्ता में आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक BY विजयेंद्र ने कहा कि ईवीएम से चुने गए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और तमाम विधायकों को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी ईवीएम से जो 136 कांग्रेस विधायक बने हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कर्नाटक से लोकसभा के लिए चुने गए 9 कांग्रेस सांसदों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, तब बैलेट पेपर का प्रयोग करें। अब यहीं पर भाजपा के लोग फंस जाते हैं। याद करिए, जब SIR का मामला आया और केंचुआ ने कहा कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, भाजपा पूरी तरह से साथ खड़ी थी, अब भी खड़ी है। तब विपक्षियों ने कहा कि उसी वोटर लिस्ट से और उन्हीं वोटर्स के दम पर तो भाजपा जीत कर आई है, 240 सीट लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद तब नई लिस्ट बनवाइए। यानी ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन बीजेपी वोट चोरी, ईवीएम और चुनावी धांधली के मामले में अपने ही तर्कों में फंसती जा रही है। विजेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि पूरा देश और दुनिया प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है और कर्नाटक सरकार टेक्नोलॉजी का अपमान कर रही है और राज्य को अतीत के अंधेरे में यानी
अंधेरे के दिनों में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। वैसे अभी हम दुनिया भर का इतिहास देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से देश जो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, वो किस माध्यम से वोटिंग करते हैं, उसको जरा देखिएगा। मगर भाजपाइयों का तर्क सुन लीजिए। विजेंद्र का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कितनी गड़बड़ियां हुआ करती थी, इसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। चुनावी कदाचार, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस बैलेट पेपर की वकालत कर रही है। मगर सवाल यह है कि बूथ कैप्चरिंग तो ईवीएम के जमाने में भी हो रही है। फर्जी मतदान की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। भाजपा नेताओं के बच्चे जिनकी उम्र भी नहीं हुई वोटर बनने की, वो लगातार वोट मारते हैं, उसको फेसबुक पर लाइव भी कर देते हैं। और चुनावी कदाचार किस तरीके से चुनाव आयोग ही करता है, इसके आरोप लगते हैं, तो फिर भाजपा के लोग किस मुंह से सवाल कर रहे हैं। अभी देखिएगा किस तरीके से बिहार में गांव वाले कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। ये कहानी अपने आप में गजब की। मगर उससे पहले जरा ये देखिए, कर्नाटक के कानून मंत्री का कहना है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन और नियमों के निर्माण की सिफारिश करने का संकल्प हमने लिया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा था। अब वोटर लिस्ट में संशोधन, सुधार और पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है, ताकि राज्य चुनाव आयोग हाई क्वालिटी वाली वोटर लिस्ट तैयार कर सके। वैसे लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस राज्य चुनाव आयोग से नई वोटर लिस्ट बनवाए, यानी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक वाली, और फिर उससे विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट से मैच कराए, क्योंकि जनता तो वही है ना वोट करने वाली। और यहां से भी यदि दिल्ली वाले केंचुआ ने कुछ बड़े स्तर पर गड़बड़ किया है तो वो बड़ी संख्या में पकड़ा जा सकता है। कर्नाटक के कानून मंत्री ने बताया कि जिस भी नियम और कानून में संशोधन की आवश्यकता थी, हमने मंजूरी दे दी है। ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, विश्वसनीयता की कमी है। जनता की भावनाओं और जनता की राय को देखते हुए हमने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने अपने पिछले अनुभव के आधार पर बैलेट पेपर के प्रयोग का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि कानून में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को विकल्प के रूप में रखा गया है। भाजपा चिंतित क्यों है, ये कानून में प्रावधान है। वैसे तो पिछले कई साल से पूरे देश की जनता, आप लोग लगातार ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की डिमांड कर रहे हैं। हर चुनाव से पहले और लगातार लोगों की मांग होती है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मगर जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने यानी राज्य चुनाव आयोग ने मिलकर ये फैसला किया कि बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव कराएंगे, तो भाजपा के लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वोट चोरी करने के लिए ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फैसला किया जा रहा है। वैसे लोग ये भी तर्क देते हैं कि बैलेट पेपर में पोलिंग बूथ लूटा जा सकता है, सीसीटीवी लगा होता है, पकड़ में आ जाएगा, दोबारा चुनाव हो सकता है। मगर ईवीएम में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, हम किसको वोट डाल रहे हैं, किसको जा रहा है, हमारा वोट गिना जा रहा है कि नहीं। साल 2019 के चुनाव के बाद से लगातार इस तरह की कहानियां सामने आती हैं। खुद चुनाव आयोग के डेटा से ही पता चलता है कि डाले गए वोट कुछ और, गिने गए कुछ और, कहीं वोट घट गए, कहीं वोट बढ़ गए। अब सवाल यह है कि मशीन न तो वोट खा सकती है, न ही वोट को पैदा कर सकती है, तो फिर ये घटने बढ़ने का लोचा क्या है भाई। आज तक ज्ञानेश कुमार ने नहीं बताया, इसके पहले राजीव कुमार थे, वो भी नहीं बताए, सड़क छाप सारी चुना के चले गए। ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग न तो सीसीटीवी फुटेज देता है, न ही मशीन की जांच करने देता है, सवालों के जवाब तक नहीं देता, ऊपर से हड़काने भी लगता है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मशीन को लेकर यानी ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर को लेकर दुनिया भर में क्या चलता है। इंटरनेशनल आइडिया नाम की एक वेबसाइट है जो कि दुनिया भर में लोकतंत्र को कथित रूप से बढ़ावा देने का काम करती है। इसने वोटिंग के मामले में एक रिपोर्ट साल 2023 में प्रकाशित किया था। इसमें बताया गया था कि 178 देशों में से मात्र 34 देश ऐसे हैं जो राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, मात्र 19% देश ही मशीन का प्रयोग करते हैं। 15% देश में भविष्य में चुनाव में वोटिंग के लिए मशीनों का उपयोग संभावित है, परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 11 देशों ने यानी 6% देशों ने वोटिंग का प्रयोग करके यानी वोटिंग मशीन का प्रयोग करके उसको छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि वोटों की विश्वसनीयता या सुरक्षा को लेकर चिंता थी, यानी भरोसा नहीं था मशीन पे, इसलिए यूज करके छोड़ दिया। दुनिया भर में जो 34 देशों में वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, उनमें 17 ऐसे हैं जो वीवीपैट भी लगाते हैं, जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, फिजी, भारत, ईरान, मैक्सिको, ओमान, पनामा, पेरू, रूसी संघ, वेनेजुएला और अमेरिका के कुछ स्टेट। वहीं बिना वीवीपैट के चुनाव कराने वाले देश हैं बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, फ्रांस, नामीबिया और अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ये 2023 की रिपोर्ट है। इसके बाद कई जगहों पर बदलाव भी हो सकता है। यहीं पर आपको याद दिला दें कि भारत भले ही वीवीपैट का प्रयोग करता है, मगर पर्चियों का मिलान 5% करने का आदेश है, फिर भी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर देता है। जब मिलान करने की बात आती है तो कहता है कि हम पहले पुराना डाटा मिटाएंगे, फिर से वोटिंग करवाएंगे, तब आपको मिलाने देंगे, यानी जबरदस्ती का खेल। साल 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट को देखिए, अलग अलग देश अपने चुनाव में किस प्रकार मतदान करते हैं। इस रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में बताया गया है कि कागज का मतपत्र अब तक मतदान का सबसे आम तरीका है, यानी जो ज्यादा जगहों पर प्रयोग किया जाता है। इलेक्टोरल नॉलेज नेटवर्क के पास जिन 227 देशों और क्षेत्रों का डाटा उपलब्ध है, उनमें से 209 देश में
पेपर बैलेट पर हाथ से निशान लगाकर वोट डाला जाता है। ध्यान से सुनिए, ये रिपोर्ट साल 2020 की है। उस वक्त 227 देशों में से 209 देश पेपर बैलेट का इस्तेमाल करते थे। चुनाव से संबंधित इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, मगर फिलहाल हमारा फोकस खाली ईवीएम और बैलेट पेपर पर है, इसलिए सारी चीजों को अभी नहीं छुआ जाएगा। इंटरनेशनल खबरों को अगर हम अलग भी रख दें तो जागरण जोश की इस खबर को देखिए। इसने तो बाकायदा विस्तार से बताया है कि पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। 1999 के लोकसभा चुनाव में सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का प्रयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में जिन मशीनों का प्रयोग होता है उसके बारे में कुछ जानकारियां भी दी गई हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर के 31 देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है, और 4 देशों ने पूरे देश में इसका इस्तेमाल किया। यानी इतनी बड़ी दुनिया, सैकड़ों देश, मगर इनमें से सिर्फ 4 ने पूरे देश में इसका यूज किया है ईवीएम मशीन का। 11 देशों ने छोटी छोटी जगह पर इस्तेमाल किया, 5 ने इसे पायलट आधार पर यानी टेस्टिंग के आधार पर इस्तेमाल किया, और 3 देशों ने बंद कर दिया। इसके अलावा 11 देशों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च तो किया लेकिन बंद कर दिया। वजह वही थी, विश्वसनीयता की कमी। अब जरा उन देशों का नाम सुन लीजिए जो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं करते मगर टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, और हम लोग पिछलग्गू बनकर घूमते हैं। मगर केवल ईवीएम के मामले में भाजपा चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ चलें। दूसरी तरफ चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डाटा नहीं देता, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देता, आंकड़ा नहीं देता, वहां पर ये खुद पाषाण काल में जाना चाहते हैं। और जब पेपर बैलेट की बात आती है तो कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई विकसित देश भी हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। अक्टूबर 2006 में नीदरलैंड ने ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। 2009 में आयरलैंड गणराज्य ने इसका इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, और इसके बाद इसी साल इटली में भी इस पर बैन लगा दिया गया। मार्च 2009 में जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के माध्यम से मतदान को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि चुनाव में पारदर्शिता लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दक्षता संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य नहीं है। यानी दक्षता नहीं, पारदर्शिता जरूरी है लोकतंत्र में। यही बात हम पिछले कितने साल से बोल रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जब पारदर्शिता होगी तभी हमारा आपका जनता का भरोसा इसमें मजबूत होगा, बना रहेगा। मगर देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि केंचुआ और उसमें बैठे ज्ञानेश कुमार पारदर्शिता की चटनी बनाकर चाट चुके हैं। हमारे जैसे न जाने कितने लोग बार बार यही बात बोलते हैं, मगर जिन्हें सुनना चाहिए वो कान में कड़वा तेल डालकर कुर्सी का मजा ले रहे हैं। शायद उन्हें मालूम है कि जिस दिन कड़वा तेल निकल गया, बातें सुन लिए, कुर्सियां चली जाएगी। तभी तो जनता के भरोसे को ताक पर रखकर सिर्फ मनमानी हो रही है। जिस जनता को अपने वोट के दम पर सरकार चुनने का अधिकार है, उस जनता को यह भी चुनने का अधिकार है कि वो वोट कैसे डालेगी। जब से कर्नाटक में कांग्रेस ने, वहां के राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, तब से 2-3 बातें साफ है। एक तो कर्नाटक से ही वोटर लिस्ट में महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर बड़ी बड़ी कथित गड़बड़ियां पकड़कर राहुल गांधी ने देश के सामने रखा। यानी वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत पहली बार वहीं से सामने आया। अब ये वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा पूरे देश में गूंजने लगा है। याद करिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर बिहार में जब भाजपाइयों ने बंद बुलाया तो पब्लिक ने सड़क पर ही नारा लगा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये वही स्थिति है, ये वही समय है जिससे कुछ लोग बहुत डरते हैं, हिल जाते हैं। अब जब एक जगह बैलेट पेपर का प्रयोग शुरू होगा तो देश भर में अलग अलग क्षेत्र में इसकी डिमांड होगी, यानी डिमांड बढ़ेगी। और यदि कर्नाटक में जो नई लिस्ट बन रही है उस लिस्ट से विधानसभा और लोकसभा की लिस्ट को मैच कराने लगे और बहुत बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी मिली तो माहौल और भाजपा विरोधी हो जाएगा, केंचुआ विरोधी और ज्ञानेश कुमार विरोधी हो जाएगा। कुल मिलाकर जब बैलेट पेपर पर वापसी शुरू होगी, कम से कम विपक्ष शासित राज्य भी अपने यहाँ स्थानीय चुनाव में बैलेट पेपर से कराने लग जाएंगे। जहां भी मशीन का प्रयोग होता है उसको रोकने लग जाएंगे, तो पूरे देश में एक नया माहौल तैयार होगा और शायद उसका खेला शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी कौन सा हाइड्रोजन बम लेकर आते हैं। इधर बिहार में आम जनता ने केंचुआ और गुजराती जोड़ी को नया बम दिखा दिया है। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है कि 60 हिंदू परिवार में मुस्लिम वोटर घुसा दिए। गांव वालों का कहना है कि गांव खाली भूमिहारों का है, यानी भूमिहार ही रहते हैं यहाँ पर, फिर मुस्लिम कहां से आ गए। या तो इसको सुधारो, नहीं तो भैया हम वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सकरा विधानसभा क्षेत्र की कटेसर पंचायत के मोहनपुर टोले में भूमिहार और वैश्य समुदाय के परिवार रहते हैं। इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। इस टोले में करीब 500 हिंदू परिवार रहते हैं, मगर चुनाव आयोग की ओर से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दी गई है इसमें 60 हिंदू परिवारों के मकान में
में 2 या उससे अधिक मुस्लिम मतदाताओं को भी घुसा दिया गया है। गांव के लोग बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि बीएलओ की गलती है, वो घूम घूम कर पूरे गांव में अगर गया होता तो ऐसा नहीं होता, उसने घर में बैठ के ही पूरा काम निपटा दिया। अगर वो घूमता जांच करता तो पता चलता कि घर में कौन रहता है कौन नहीं, किसकी मौत हुई कौन जिंदा है। ऐसे कैसे हिंदू घरों में मुस्लिम घुसा दिया गया। इलेक्शन कमीशन भी इसमें गलती कर रहा है, सही प्रक्रिया से काम नहीं कर रहा। बिहार में तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, इससे बिहार में भूचाल आ जाएगा। और इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हम लोग तो इस बार वोट ही नहीं डालेंगे, इलेक्शन कमीशन खुद वोट दे दे और जिसकी सरकार बनवाना चाहता है बनवा दे। यानी आम जनता कहने लगी है कि चुनाव आयोग अपने मन की सरकार बनवा दे, हमारा कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, जब लोकतंत्र में जहां भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, न लोगों को वोटर लिस्ट पर भरोसा हो, न चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा रह जाए और न ही ईवीएम पर भरोसा रह जाए, और सबसे बढ़कर चुनाव आयोग पर ही भरोसा न रह जाए, तो क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे? क्या आप ऐसी व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार यानी जनता की चुनी हुई सरकार कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की सुनवाई पर कहा था कि अगर बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। इस दौरान मैंने सवाल किया था, उसी दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में बड़े स्तर की गड़बड़ी क्या है, कितनी बड़ी गड़बड़ी चाहिए इसको प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। उस दौरान भी हमने संदेह जताया था कि सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ करने वाला नहीं है, ये खाली गोली दी जा रही है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, फिर भी चौतरफा सन्नाटा है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, कुछ निकलता नहीं। बहुत जल्द चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब तो चुनाव हो रहा है, हम क्या करें। विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग चुनाव में लग जाएंगे, फिर से एक चुनाव निपट जाएगा, जनता टुकुर टुकुर मुंह देखती रह जाएगी। इसीलिए अब सवाल सिर्फ केंचुआ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी, बल्कि ज्यादा सवाल सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपका काम क्या है। शुरुआत में तो आपने कहा था कि 14-15 लोगों को लाइए जो जिंदा हो, उनके नाम कट गए हो, कितने सारे लोग सामने आ गए, फिर भी आपको नहीं दिखा। आपने कहा कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी मिलेगी तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, इसकी क्षमता हमारे पास है, हमारे पास शक्ति है। कहां चली गई वो शक्ति? हर तरह की गड़बड़ियां मिल रही हैं, मरे हुओं को जिंदा कर दिया, जिंदों लोगों को मार दिया, एक ही पते पर सैकड़ों लोग रजिस्टर हैं, डुप्लीकेसी भी हजारों की संख्या में है। हमने पिछले दिनों आपको ढेर सारी रिपोर्ट में दिखाया था, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए, दर्जनों ऐसी वीडियो पड़ी हुई। और जिन विदेशी फर्जी वोटरों के नाम पर सब कुछ किया गया, ये पूरा खेल किया गया, वहां कोई मिला ही नहीं। यानी चुनाव आयोग का हर दावा झूठा साबित हो गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नजर नहीं आता या फिर सुप्रीम कोर्ट देखना नहीं चाहता। हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है ये लोकतंत्र के समापन की शुरुआत नजर आती है। एसवाई कुरैशी ने तो यह भी बताया कि एपिक नंबर यानी ईपीआईसी किस तरीके से चुनाव आयोग लेकर आया था और ईपीआईसी का प्रयोग किया था, मगर इस एपिक को वर्तमान चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने नजरअंदाज कर दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई चर्चा नहीं की। इस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, खोपड़ी घूम जाएगी। केंचुआ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबकी कहानी एक बार में साफ हो जाएगी। वैसे केंचुआ और सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले पर, वोट चोरी के मामले पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपकी आवाज मजबूत हो, आपका वोटिंग का अधिकार आपके पास रहे जो कथित रूप से लूटने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।